नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय का बयान चर्चा में है। उसे लेकर सियासी घमासान मचा है। मामला अदालत तक पहुंच गया है। पहले सुनते हैं कि अजय राय ने क्या कहा है जिसके ऊपर ये हंगामा मचा है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। तो ये जो कहा है अजय राय ने, इसी बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, बल्कि अजय राय के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अजय राय को समन भेजा है और इस मामले में केस दर्ज हो गया है। तो ये पूरा विवाद क्या है, एक बार फिर आपको ये बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता हैं अजय राय, जिन्होंने स्मृति ईरानी पर यह बयान दिया है। उन्होंने ये कहा, जो आपने अभी सुना है, कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने विरोध जताया है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को नोटिस भेजा है। 28 दिसंबर को अजय राय को तलब भी किया गया है एनसीडब्ल्यू द्वारा, लेकिन अजय राय ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि लटके झटके बनारस में आम बोलचाल की भाषा है। स्मृति ईरानी को लेकर अजय राय के बयान पर सोनभद्र जिले की बीजेपी नेता ने भी केस दर्ज कराया है। पुलिस ने अजय राय के खिलाफ धारा 354A, 501 और 509 के तहत केस दर्ज किया है। लेकिन अजय राय से माफी मांगने की जो बात हो रही है या उसकी मांग जोर पकड़ रही है, उस पर अजय राय ने यह साफ किया है कि वो अपने बयान पर कायम हैं, टिके हुए हैं। किसी तरह की असंसदीय भाषा का उन्होंने उपयोग नहीं किया है और माफी वो कतई नहीं मांगेंगे। अजय राय के बारे में आपको बता दें कि काफी दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। उनकी मुख्तार अंसारी के साथ पुरानी दुश्मनी है। वो वाराणसी की पिंडरा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय राय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। ये जो पूरा मसला अभी है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव है, उसके पीछे भी जो मुद्दे हैं उनको देखना चाहिए कि जो भी राजनीतिक बयान आज आया है, ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ। और हमें आपत्ति इसी बात पर है कि महिलाओं को लेकर तमाम नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, छीटाकशी करते रहे हैं, समय समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं जो आपत्तिजनक है। आपको याद दिला दे कुछ जो बड़े बड़े मामले हैं जो काफी चर्चा में रहे, जैसे कि समाजवादी पार्टी से नेता रहे आजम खान ने जया प्रदा पर कई बार बेहद आपत्तिजनक बयान दिए। उन्हें नाचने गाने वाली कहा, उनके ऊपर और भी कई बयान दिए, जिसे दोहराना जरूरी नहीं है, पर आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की याद होगी। और 2018 में संसद में रेणुका चौधरी की जोर की हंसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो तंज कसा था, इशारों में शूर्पणखा जैसी हंसी बताई थी कि रामायण के बाद पहली बार उन्हें इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है, इसे लेकर भी काफी बहस हुई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, 2012 में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। केजरीवाल राखी सावंत जितना एक्सपोज करने का वादा करते हैं उतना करते नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा। तो इस तरह के बहुत सारे बयान हैं जिन पर नेताओं के बयान आए हैं, उसके ऊपर बहुत हंगामा भी उठा, चर्चा होती है। लेकिन नेता जो हैं वो बाज नहीं आते हैं इस तरह के बयानों से। आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर स्मृति ईरानी ने क्या कहा है। पहले, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? मूलतः प्रश्न ये है कि क्या तरक्की गांधी खानदान तभी करने देगा जब आप इस प्रकार की भद्दी गालियां देंगे? अगर है तो ये गांधी खानदान के असली चरित्र का सही उजागर करने वाला एक अंश है। और आपको फिर से सुनाते हैं अजय राय ने क्या कहा है, या वो अपने बयान पर कह क्या रहे हैं। अब
भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं, झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। ये हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा है इधर की, उस तरह से हम लोगों ने इस तरह की बात का इस्तेमाल किया। कोई अपमान करने की हमारी कोई मंशा किसी की नहीं है। हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफी किस बात की होती है। मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ। तो चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन पूनावाला और राजनीतिक विश्लेषक हैं गीता भट्ट भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी महिला अधिकार कार्यकर्ता जगमती सांगवान। गीता जी, आपत्ति जिस बात पर अभी हो रही है अजय राय के बयान पे, वो आपत्तिजनक है। मुझे भी लगता है कि इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए। पर जो मैंने अभी अपने शुरुआत में बताया कि महिलाओं के खिलाफ बहुत आसानी से तमाम पुरुष नेता बयान देते आए हैं और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जागीर नहीं, तमाम, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुत ही आसानी से इस तरह के बयान दिए जाते हैं जो हल्के बयान हैं, जो किसी पुरुष के खिलाफ नहीं दिया जाता। आपको इस पर एतराज है? नगमा जी, अभी आपने अजय राय जी का जो उन्होंने अपने एक तरह से अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए बात कही है, वो बात सुन रही थी कि वो ये कह रहे हैं कि मतलब जिस तरह की उन्होंने जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं वो सच में आपत्तिजनक है, पहली बात तो। और जो उन्होंने कहा कि ये तो आम भाषा है, कि भाई मैंने तो ये शब्द तो आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से के प्राचीर से इस बात को उठाया है कि पुरुषों को जो वो अपने आम बोलचाल की भाषा में महिलाओं के लिए अपमानजनक जो एक जो है संज्ञा का प्रयोग करते हैं, उसको अपनी भाषा से हटाने की आवश्यकता है। अगर हम महिलाओं को समाज में हम सोचते हैं कि हम उन्हें इज्जत भरी नजरों से देखेंगे, और यही बात उन्होंने पहले कही है। तो आज जो जिस प्रकार का बयान दिया गया है, और ये बयान जो है अगर आप देखें तो संजय निरुपम जी भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की बड़ी अभद्र टिप्पणी एक बार स्मृति ईरानी जी के लिए कही थी कि अपना जो है वो भी बड़ा, मतलब आप देखें तो कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस संस्कृति की बार बार बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें कांग्रेस की संस्कृति से ग्रसित नहीं होना है, वो ये इसी संस्कृति की बात पर गीता जी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये कोई कांग्रेस का एकाधिकार तो है नहीं, बीजेपी कहाँ पीछे रही इसमें। बल्कि आपने प्रधानमंत्री की बात कही तो हमने वो बात कि रामायण के बाद ऐसी हंसी नहीं सुनाई दी, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ये तमाम चीजें भी हुई हैं उस पर, वो भी तो आपत्तिजनक तो है ही ना। ये कहना चाहिए कि सभी कुछ आपत्तिजनक है। नहीं, देखिए, जो अगर किसी की हंसी के ऊपर वो कटाक्ष करना है, वो किसी के ऊपर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है, और वो गर्लफ्रेंड वाली बात, वो कटाक्ष करने वाली बात है। और दूसरी बात, रैली में जो कोई, जैसे रैली में कभी कोई बात कही गई हो, इस प्रकार की कोई बात कही गई, ये नहीं किस परिप्रेक्ष्य में बात कही गई ये मैंने कमेंट क्योंकि सुना नहीं है। फिर तो अजय राय भी कह सकते हैं ना कि मैंने भी तो संसद के अंदर नहीं बोला, मैंने भी किसी बात में बोला। मैं तो मानती हूँ कि ये गलत है और वो तमाम चीजें गलत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई राजनेता हो या कोई भी ऐसा जो समाज से जुड़ा हुआ, समाज में जिसकी कोई प्रतिष्ठा हो, उसको तो खास करके शब्दों का बहुत ध्यान, इसलिए हम कह रहे हैं कि समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो उनको तो बहुत सोच कर ये बात बोलने चाहिए। और तभी हैरानी होती है कि तमाम बड़े नेता कैसे इस तरह की भाषा बोलते हैं। तहसीन पूनावाला, तहसीन से सुन ले पहले। नहीं गीता जी, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जस्टिफाई करना चाहिए कि बीजेपी ने नहीं बोला और ये कांग्रेस की संस्कृति है, क्योंकि ये संस्कृति तो सब तरफ दिखाई दे रही है। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, ये शब्द सही नहीं है जो इस्तेमाल किए गए। जी नगमा जी, बिल्कुल सही नहीं है, गलत शब्द है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इन शब्दों पर लगाम लगनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए इस तरह की बात है। और जब कोई आता है आपसे बाइट लेने दोबारा से, आपको माफी मांगनी चाहिए, गलती हो जाती माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मेरे में और गीता भट्ट जी में एक अंतर है, मैं आपको आज अंतर दिखाऊंगा। मैं आपके शो पर ये कह रहा हूं कि अजय जी गलत थे और जिन कांग्रेस नेताओं ने गलत शब्दों का प्रयोग किया वो गलत है और उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन गीता भट्ट जी आपको ये नहीं कह पाएगी कि माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने माननीय सोनिया जी के लिए जर्सी काउ शब्द का प्रयोग किया। वो आपको ये नहीं कह पाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान में सोनिया जी के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस की विधवा की तरह रो रही थी।
वो आपसे ये नहीं कह पाएगी कि माननीय प्रधानमंत्री गलत है जब उन्होंने मेरे दोस्त की मरूम पत्नी के बारे में, शशि थरूर की मरूम पत्नी के बारे में कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। वो नहीं कह पाएगी कि प्रधानमंत्री गलत थे। मैं तो कहता हूं जो गलत है गलत है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये भाजपा वो पार्टी है जो व्यक्ति, जो एमएलए कर्नाटका के असेंबली में पॉन देख रहा था, लक्ष्मण जी, उसे उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया कर्नाटका का। ये उस पार्टी से ये वो पार्टी की संस्कृति है। तो कम से कम भाजपा दूसरों को भाषण न दे। मैं तो मानता हूं अजय जी गलत है और अजय जी को माफी मांगनी चाहिए, नो इफ नो बट, लेकिन आप कहिए कि मोदी जी गलत थे? आप में है हिम्मत कहने की मोदी जी गलत थे? किसी को कहना कांग्रेस की विधवा की तरह रो रही है, किसी को जर्सी काऊ कहना, किसी को कहना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जी गीता जी, आप जवाब देना चाहेंगी? मैं तहसीन जी को मैं बताना चाहूंगी, पहली बात मैं ये जानना चाहूंगी कि सोनिया गांधी जी ने वर्तमान प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था। क्या ये सोनिया गांधी जी के लिए यहाँ कहेंगे कि हाँ वो गलत थी और उन्हें इस तरह के जो है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? तहसीन जी आप बोलिए कि सोनिया गांधी ने जब मौत की सौदागर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, किस आधार पर किया? क्या कोई उनके पास आधार था? जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको, ठीक है, तहसीन का जवाब सुन लीजिए। हालांकि ये शब्द गलत है, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर चर्चा को वापस जेंडर स्पेसिफिक, औरतों के खिलाफ अपमानजनक शब्द का जो इस्तेमाल होता है उस पर लाना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला, आपका क्या कहना है इस पर? मौत का सौदागर का इस्तेमाल गलत था, आप ये कहेंगे? आवाज अगर गीता जी नहीं बोलेगी तो मैं बोल सकता हूं ताकि दर्शक सुन सके। बोलिए। नो इफ नो बट, नो इफ नो बट नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एक फैक्ट चेक, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए नगमा जी। मौत का सौदागर ये शब्द सबसे पहला प्रयोग 2006 में सोनिया जी ने नहीं, 2002 सितंबर में गौरव यात्रा में नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मौत का सौदागर सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था, सोनिया जी से पहले। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अब मुझे एक्सपोज करने दीजिए। देखिए ऐसे नहीं होता ना डिबेट ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना डिबेट। बोलेंगे आप, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं बच रहे हैं प्रश्न से। नगमा जी मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। ठीक है, आपने कहा 2002 में बोला सबसे पहले मोदी जी ने। मेरी बात समाप्त नहीं हुई। 2002 में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये शब्दों का प्रयोग किया, मौत का सौदागर। शब्द गलत है, सोनिया जी का भी इस्तेमाल करना गलत है। मैं दोबारा से कहता हूं, सोनिया जी गलत थी मौत का सौदागर बोली जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कांग्रेस की विधवा की तरह रो रही है, जर्सी काऊ। और फिर उन्होंने कहा मेरे दोस्त की मरहूम पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। मैं कह रहा हूं सोनिया जी को नहीं करना चाहिए। अब आप कहिए मोदी जी गलत। ठीक है गीता जी, और मैं आपको, तहसीन और गीता, मैं आप दोनों को याद दिला दूं कि मैं यहां पर स्पेसिफिकली खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो जेंडर स्पेसिफिक बातें होती हैं, जो अपमानजनक शब्द, उस पे आते हैं। पॉलिटिकली कौन किसको क्या कह रहा है, गलत है, अपमान है, लेकिन पुरुषों के खिलाफ जेंडर स्पेसिफिक बातें नहीं होती हैं। यहां पर जो जर्सी काऊ या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या लटके झटके जैसे जो शब्द हैं वो महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जगमती सांगवान हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला अधिकार कार्यकर्ता। जगमती जी, क्यों आपको लगता है कि इतना आसान है कि पुरुष इस तरह की बातें जो जेंडर स्पेसिफिक होती हैं वो उस तरह के अपमानजनक शब्द इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं? जैसे अजय राय ने लटके झटके शब्द का इस्तेमाल किया। अजय राय क्या किसी पुरुष के खिलाफ या कोई पुरुष नेता जो नहीं जा रहा हो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा ये? या लटका झटका जो है ये महिलाओं के लिए ही रिजर्व्ड है? इतना आसान क्यों हो जाता है इनके लिए इस्तेमाल करना? देखिए, ये जो कहा गया है ये बिल्कुल एक पितृ सत्तात्मक जो मानसिकता है महिला विरोधी, उसका इंडिकेटर है। हमारे जो भी मेंबर पार्लियामेंट है या जो भी लीडर्स हैं, वो महिलाओं की जो परफॉर्मेंस है एज लीडर उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। वो उनके मतलब उपस्थिति या उनकी शारीरिक या उनकी अपीयरेंस पे जो इस तरह के टिप्पणियां करते हैं, ये निहायत गलत है। और इसी वजह से बार बार क्योंकि ये जो मामले हैं ये सामने आते हैं कि महिलाओं के काम का मूल्यांकन हो, काम के ऊपर टिप्पणी करें आप, इंस्टेड ऑफ उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी अपीयरेंस या उनकी जो शक्ल सूरत की बजाय। तो इस पे बार बार ये देखने को आ रहा है। इसीलिए महिला आंदोलन ये मांग करता रहा है कि जो भी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए जी। और जब तक ये कानूनी कार्रवाई का प्रावधान करके उनसे कीमत नहीं वसूली जाएगी इस तरह के लोगों से,
ये बाज नहीं आ रहे हैं जी। ये रेपिटेशन हो रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं, जो भी, चाहे वो कांग्रेस के चाहे बीजेपी के। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, जैसे अभी पुणेवाला जी कह रहे थे, जो पुणेवाला, कि वो मान तो लेते हैं कम से कम कि भी हाँ गलत हुआ है। बीजेपी के लोग जो हैं वो अभद्र टिप्पणियां भी करते हैं लेकिन मानते भी नहीं है। ये बिल्कुल फर्क है इन दोनों चीजों में। पर किसी भी तरफ से की जाए, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी हो, वो उसके पक्ष के ऊपर वो निहायत आपने गलत सही है, कहा जी, नेतृत्वकारी व्यक्तित्व होते हुए। जी आपने सही कहा, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जो सियासी जुबान है वो बार बार फिसलती है और महिलाओं के खिलाफ ही काफी ज्यादा फिसलती है। गीता जी, जो अजय राय ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था इस तरह के शब्द। महिला आयोग ने नोटिस भेजा है, उन्हें समन भेजा है, पेश भी होने के लिए कहा है। पर गीता जी, आपको ये लगता है कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में और दूसरी जगहों पर तो खैर है ही, पॉलिटिक्स में भी उनकी अपीयरेंस, उनके जेंडर को लेके जो टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं वो उनको उनके काम के तरह से, काम के जरिए नहीं आंका जाता है और उनके लिए मुश्किलें वहां भी बढ़ती हैं। कोई भी पार्टी हो, एक महिला के तौर पे अगर आप देखें, आज स्मृति ईरानी के खिलाफ बोला गया बहुत ही ज्यादा। स्मृति ईरानी के काम बात नहीं करके लटके झटके शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। क्या लगता है आपको, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं पर, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जो ऐसी जुबान बोलते हैं? नगमा जी, आपने ठीक कहा है कि समाज में देखिए कहीं ना कहीं हमें बार बार, जो किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जहां घर से बाहर निकल कर कार्य कर रही हैं, तो कभी ना कभी सभी ने अपने जीवन में इस तरह के उनके अनुभव रहे हैं जहां उन्हें एक स्त्री होने के कारण कहीं ना कहीं एक जो है, जहां पे तुलना करी जाए तो उन्हें कम में आंका जाता है जी, कम में आंका जाता है। इस तरह की टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं, कमेंट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे कमेंट्स होते हैं। ये बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं समाज में जिस प्रकार से हम अपने जो अपब्रिंगिंग है उसमें जो पुरुष महिला का जो भेद है उसको समाप्त करने में, जो परिवार में माता पिता को कहीं ना कहीं सोच को लाना पड़ेगा। वहां से जब हम शुरुआत करेंगे तब हम आगे सोच सकते हैं कि समाज में महिलाओं को इस तरह की कि भाई उनको जो वो कुछ कर रही है, वो उनकी जो वेशभूषा है और वो किस प्रकार से अपने आप को वहां प्रेजेंट कर रही है, उसके आधार पर तुलना दे। इसको लेकर अभी आप देखें तो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी इस बात को कहा है कि अगर महिलाओं को अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई अभद्र भाषा, अभद्र शब्द उनके लिए अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो उनको जो आईपीसी धारा 509 है उसके अंदर 3 वर्ष तक की सजा अगर उन्हें हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ कठोर अगर कदम उठाए जाएंगे तो आने वाले समय में, तहसीन, आपको लगता है कि जो अभी जैसे माफी मांग लेते हैं लोग या कहते हैं चलिए ठीक है गलती हो गई, ये काफी नहीं है क्योंकि फिर इस तरह की गलतियां होती हैं, जो मकसद है वो पूरा होता है अपमानित करने का और उसके बाद बस कह दिया जाता है क्या गलती हो गई। तहसीन, नहीं, कानूनी इस पर क्या करना चाहिए, इस पर लंबी बहस होनी चाहिए और इसमें जो दिग्गज लोग हैं वो बैठकर इस पर बातचीत करें कि इसमें कोई सजा होनी चाहिए, कोई माफी मांगा किस तरह से। हाँ, काफी नहीं होता, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके शो पे एक चैलेंज तो मैंने दे दिया, अब दूसरा चैलेंज देता हूँ। अगर भाजपा महिलाओं की इज्जत करती है, और मैं मानता हूँ कि उनको वो कहते हैं कि महिलाओं की इज्जत करती है, विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है राज्यसभा में और आप जानती नगमा जी, बिल जो राज्यसभा में पास होता है कभी मरता नहीं, वो बिल हमेशा जिंदा रहता है। तो बिल जिंदा है, लोकसभा में इनके पास सुपर मेजॉरिटी है, इनको कांग्रेस की किसी की जरूरत नहीं, पास कर दीजिए विमेन्स रिजर्वेशन बिल, दीजिए महिलाओं को स्थान 33% रिजर्वेशन देंगे। ये देखिए, कभी भाजपा की अध्यक्ष महिला बन सकती है? हो ही नहीं सकता नगमा जी, हो ही नहीं सकता भाजपा की अध्यक्ष महिला। ये लोग टीवी पर आकर कहेंगे हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। अगर आप इज्जत करते हो विमेन्स रिजर्वेशन बिल, कल अभी तो सेशन गीता जी कुछ कहना चाह रही हैं इसके ऊपर, वक्त मेरे पास कम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल महिला जो बिल है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसको आगे संसद में लाना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो आंतरिक लोकतंत्र है, आप पार्टी में अगर आप देखें तो 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जितने भी पद है अपने संगठन के अंतर्गत वो देने का प्रयास करना चाहिए। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है, लेकिन कांग्रेस में क्या इस प्रकार का कोई स्ट्रेचर है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो जगमती जी, आप इसमें जोड़ना चाह रही हैं? जगमती सांगवान को मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी कि कांग्रेस में क्या है, बीजेपी में क्या है, पर राजनीति में स्थिति क्या है इसमें। जगमती जी, आप इसमें कुछ कहना चाह रही हैं?
देखिए, जो ये पार्टियां हैं सभी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का जो वायदा करती हैं, अब 2 टर्म हो गई बीजेपी को भी सत्ता में आए, लेकिन वो 33% रिजर्वेशन के ऊपर कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल। और स्मृति ईरानी जी का जहां तक मसला है, पहले वो जब कांग्रेस की तरफ से कुछ भी होता था महिलाओं पर अत्याचार तो वो खूब बोलती थी, लेकिन आजकल जो है जब उनको कहा भी जाता है कि आप अब महिलाओं के मान सम्मान को क्यों भूल बैठी है, तो वो आजकल बिल्कुल जुबान नहीं खोलती है। तो ये सभी महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि महिलाओं की जो छवि है वो राजनीति के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर एक इंसान की तरह से उभर के आए, केवल पार्टी पॉलिटिक्स ना करे, विमेन एज सिटीजन, एज पॉलिटिशियन एक डिग्निफाइड तरीके से पेश, समान अधिकार, बिल्कुल बिल्कुल समान अधिकार, विमेन एज सिटीजन, और ये ना कि उनके जेंडर के आधार पे उन्हें अपमानित किया जाए। धन्यवाद आप तीनों का इस बहुत ही जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पे बात करते रहना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और उसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी जुबान फिसली है क्या? बीजेपी उनसे भी माफी की मांग कर रही है। ब्रेक के बाद आज संसद के सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में खूब हंगामा हुआ। खड़गे के बयान पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर उनसे माफी की मांग कर रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा है कि मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूं। बीते दिन ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आजादी में बीजेपी के योगदान पर सवाल उठाते हुए एक बयान दिया था। खड़गे अपने बयान पे कायम हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सदन के बाहर बयान ये दिया गया है। आपको सुनाते हैं क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। This Congress is not a original Congress. It is an Italian Congress led by some other people. तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग हैं। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं, तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। एक गंदी सोच का एक उनका ये दिखाता है। राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है, और इसके लिए एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पे कायम हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनका जो बयान है वो सदन के बाहर दिया गया है। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही।
बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। देश के साथ हम हैं, राहुल गांधी जी देश के साथ है, कांग्रेस देश के साथ है। हम सभी लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए एक होकर लड़ेंगे। देखिए, कोई गतिरोध नहीं है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। क्या सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता विरोधी दल से भाजपा का नेता ये कह रहा है ये माफी मांगे। आजादी की लड़ाई में जिस समय भाजपा तो थी नहीं, इसके जो पारिवारिक संगठन थे वो तो अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने के लिए लिखित पत्र लिख रहे थे। यही नहीं, किसका संदर्भ दे रहे हैं आप? सबको मालूम है संदर्भ, जो इनका मातृ संगठन है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। और वो स्वीकार करते हैं इस बात को, कोई इनकार भी नहीं करते हैं। तो जो अंग्रेजों के साथ थे और जिन्होंने कुर्बानियां दी हों देश की आज़ादी के लिए, उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम इस पर कायम थे, कायम है और कायम रहेंगे। और एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। उसके बाद बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के जांच के लिए पहुंची है एनएचआरसी की टीम। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 70 पार कर गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पटना पहुंची है और इस मुद्दे पर बिहार सरकार को नोटिस भी भेजा है, लेकिन बिहार सरकार ने मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर विरोध जताया है। और वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि जब दूसरे राज्यों में, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे हादसे होते हैं तो इस पर आयोग मौन क्यों रहता है। इस मामले में लगातार बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। अब बिहार में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं, कई अवैध शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जेडीयू फिर से याद दिला रही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दूसरे राज्यों की ओर क्यों नहीं देख रहा, जहां ऐसी मौतें बिहार से ज्यादा हो रही हैं। शराबबंदी को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ, बातचीत करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू रंजन सिंह, क्या कहेंगे? लोकसभा में उधर जाना चाहिए। लोकसभा में हमने एक सवाल उठाया था, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना दिया है बिहार की सरकार को कि हम इसकी जांच करने आएंगे। मेरा कहना है कि ये जो शराबबंदी है और शराबबंदी में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जो मौत हुई है, ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है, ये आपराधिक कृत्य है। और जहरीली शराब बनाना और लोगों को पिलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और क्रिमिनल ऑफेंस की कार्रवाई जो आपराधिक धाराएं हैं उसके तहत होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है। सत्ता पक्ष के लोग तो मांग कर रहे हैं कि मानवाधिकार नहीं, बाल आयोग भी जाना चाहिए, सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। नहीं, तो उनको वहाँ मोरबे में जो 142 लोग मर गए पुल टूटने से, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिना टेंडर किए हुए, बिना किसी प्रक्रिया को किसी अपने चहेते को दे दिया ठेका और पुल गिर गया। वहाँ नहीं होना चाहिए, क्यों? वहाँ भी होना चाहिए। कर्नाटक में भी जो जहरीली शराब से मौत हुई है, वहाँ की भी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच करना चाहिए। मध्य प्रदेश में करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में करना चाहिए। ये राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच छोड़िए उनके राष्ट्रपति शासन, उनके मांग करने से, विधवा विलाप करने से कुछ होता है। एक नीतीश कुमार के बयान की भी आलोचना कर रहे हैं कि जो शराब पिएगा मरेगा, मुआवजा गलत काम जो करेगा उसको मुआवजा मिलेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पटना में जाके समर्थन किया था शराबबंदी का, और प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण नशाबंदी की बात की। तो गलत काम जो करेगा उसको सजा देगा। एक वाले की कार्रवाई के नाम पर केवल पासी समाज के लोगों को अरेस्ट किया, ऐसा नहीं होता है। जो भी शराब के धंधे में है उन सब पर कार्रवाई। ब्रेक के बाद बात दिल्ली की सियासत की, जहां पर उपराज्यपाल ने आप सरकार को विज्ञापन पर खर्च का 97 करोड़ चुकाने का आदेश दिया।
दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक विज्ञापन सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिए हैं उसके एवज 97 करोड़ चुकाने के लिए कहा गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी के पास ऐसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी को कहा कि ये कई साल पुराना मामला, विज्ञापनों का मामला जो कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाला गया, उसको दोबारा निकाला गया। और पहली बात तो ये कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है।